हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये स्टडी करने से पहले कुछ हम लोग समझते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से देखते हैं क्या क्या होता है। ये कॉस्को बॉल है, शायद सभी लोग ने खेला होगा क्रिकेट इससे। आप देखो कि इसको नॉर्मल कैच खेलते हुए एक दूसरे को तो बहुत ज्यादा चोट नहीं लगता है हाथ में। नोटिस किया है? नहीं लगता। लेकिन जब क्रिकेट खेलते हो और किसी ने बल्ले से जोर से मारा बॉल को, तो कैच करते समय थोड़ा सा चोट भी लग सकता है, हल्का फुल्का लगता होगा, राइट। अब फुटबॉल के ले लो, नॉर्मल फुटबॉल का आप किक मारते हो, चलो कोई चोट नहीं लगता है। सपोज करो कि बहुत तेज आपने किक मारा और फुटबॉल किसी को जाके लग जाए तो बड़ा तगड़ा चोट लगता है। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि सेम बॉल के लिए क्या है, मास सेम है। उसका मास तो सेम ही हुआ ना, कॉस्को बॉल की बात करो, मास सेम है। तो वेलोसिटी चेंज कर गया, बड़ा जोर से चोट लगा, यानी इसका इंपैक्ट बड़ा तगड़ा हुआ। फुटबॉल ऐसे ही आप स्लो किक मार रहे हो, किसी पे जाके टक्कर लग गया किसी दूसरे प्लेयर को, उतना चोट नहीं हुआ। लेकिन तेज किक मारा आपने तो मास वही है, वेलोसिटी काफी हो गया तो चोट लग गया। लेकिन अब कंपेयर अगर करो कि कॉस्को बॉल से सेम स्पीड से मारो और ये फुटबॉल को सेम स्पीड से मारो, किसमें ज्यादा चोट लगेगा? फुटबॉल से ज्यादा चोट लगेगा ना। अब ट्रक को ले लो, ट्रक रेस्ट में है, आपको तो डर नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कुछ मूवमेंट से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर वेलोसिटी आपके तरफ, बहुत खौफ होगा। लेकिन फुटबॉल आपके तरफ 5 मीटर पर सेकंड से अगर आ रहा है तो खौफ है नहीं है। तो कुछ आपको एक मैसेज यहां से मिल रहा होगा, कुछ न कुछ बात है। वो बात किसके बीच में है? वो बात है मास और वेलोसिटी के बीच में। देखो तो कुछ न कुछ तो बात है ना। मास है यहाँ बॉल का, कुछ भी हो सकता है। मास है यहाँ फुटबॉल का, और यहाँ मास है किसका? ट्रक का। अब देखो, ये सभी का मास और ये सभी का वेलोसिटी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आप उस पर फोकस करो प्लीज, ठीक है? इस बात को समझो। तो बॉल के केस में आपको क्या समझ में आया? स्लो आया चोट नहीं लगा, तेज आया बड़ा जोर से चोट लगा। फुटबॉल को स्लो आया चोट नहीं लगा, तेज आया चोट लगा। लेकिन उसी स्पीड से अगर फुटबॉल को मार दूं जिस स्पीड से क्रिकेट आया तो बहुत तगड़ा चोट लगेगा। अभी दोनों को कंपेयर करो। सपोज ये आपको 50 मीटर पर सेकंड से आया, कैच किया, हल्का चोट लगा। अगर ये 50 मीटर पर सेकंड से आया तो ज्यादा चोट लगेगा, इसमें ज्यादा इंपैक्ट होगा आपके हाथ पर। तो इंपैक्ट कहीं न कहीं जो हो रहा है इसका ज्यादा होगा फुटबॉल का। लेकिन यहाँ पर ट्रक का मास बहुत बड़ा है, अगर यहाँ वेलोसिटी बहुत भी छोटा है, बाय द वे 5 मीटर पर सेकंड से भी आ रहा है, आपकी जान जा सकती है। तो एक चीज हमें यहाँ मैसेज क्या मिल रहा है कि मास यानी मास एंड वेलोसिटी का कुछ रिलेशन है किसके साथ? इंपैक्ट। जो हमारे इंपैक्ट हो रहा है हमारे बॉडी या हाथों पर, इंपैक्ट मीन्स क्या? जो फोर्स आप फील करते हैं। इंपैक्ट में जो चोट लगा, फोर्स ही आप पर अप्लाई हुआ ना। यानी कि मास, वेलोसिटी और फोर्स, ये दोनों के बात कुछ तो रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन है। इन सारी चीजों को ही न्यूटन्स ने एक अच्छे तरीके से फिजिक्स में समझाने की कोशिश किया, जो हम लोग आगे समझेंगे सेकंड लॉ में। अभी जैसा हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर क्या देखा था कि लिखा हुआ द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। अभी देखा था ट्रक, बॉल, फुटबॉल का एग्जांपल लिया। यानी कि ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी पर बहुत डिपेंड करता है उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो यहां पर हम लोग एक नया अब टर्म सीखेंगे फिजिक्स में, जो कहलाता है द प्रोडक्ट ऑफ मास
एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो यहां पर एक नया हमने फिजिक्स का टर्म सीखा, क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अभी हमने देखा कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और यहां पर एक स्टेटमेंट है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने भी पढ़ा था ना कि जब अनबैलेंस फोर्स लगता है, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा। सेम डायरेक्शन में लगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज, डिफरेंट डायरेक्शन में लग गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। बात समझ में आया? तो अनबैलेंस फोर्स जैसे ही लगता है वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। सो अब चेंज आया, सो अ फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। तो वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम क्या है? हमने मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम लोग जनरली पी से डिनोट करते हैं। दिस इज मोमेंटम। बहुत आसान से आप समझोगे तो बहुत ही अच्छा है। एम इंटू ही अनबैलेंस हो, तो पहले आपने पढ़ चुका है कि फोर्स लगेगा अनबैलेंस तो स्टेट चेंज होता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होंगे, या रेस्ट है तो रेस्ट से मोशन में आएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसमें कुछ भी हो सकता है। तो चेंज इन वेलोसिटी इसको हमने बोला, वेलोसिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सारे आ गए। तो वेलोसिटी जब चेंज हुआ, क्या बोला कि चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये बोला ना चेंज इन, इस बात को देखो आप, अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आया, देखो आप, जब वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। यही तो बात बोल रहा है, फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज इन मोमेंटम। जब फोर्स अप्लाई हुआ तो चेंज इन मोमेंटम, जब फोर्स अप्लाई हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी, जब चेंज इन वेलोसिटी तो चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि वेलोसिटी मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी एंड मास पर। ये चीज आपको समझ में आया? यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस अ चेंज इन मोमेंटम, सो इनडायरेक्ट रूप में हम लोग कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब आया आपका मेन चीज। अगर मैं इसको बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड सेकंड लॉज ऑफ मोशन। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया होता, ये स्टेटमेंट को भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। राइट? द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। अब स्टार्टिंग पढ़ता है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने हर एक एग्जाम्पल को लाया, अब आपको समझ में आ रहा है। देखो आप समझो, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि mv की बात कर रहे हैं, p इक्वल टू mv, इसमें चेंजिंग आएगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। क्या है? प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। कोई फोर्स है, अभी हमने देखा कि जब फोर्स लगाते हैं अनबैलेंस तो चेंज इन मोमेंटम हमें मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको समझ में आया कि क्या क्या अपने पास टर्म है। एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पर लगा, जब ऑब्जेक्ट पर, दिस इज अनबैलेंस फोर्स। फोर्स मतलब कंसीडर एज अनबैलेंस। अनबैलेंस इसलिए मैं टिपिकली बोल रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। अनबैलेंस का मीनिंग पहले हमने डिस्कस किया है। अनबैलेंस फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो चेंज, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। इसके साथ सपोज m मास है तो वेलोसिटी चेंज होगा। जब वेलोसिटी यहां पर चेंज हुआ तो क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। और फोर्स, मास, वेलोसिटी, इस सब के बीच रिलेशन है। तो बोल रहा है कि एफ जो है कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन है, जो यहाँ पर बताया गया। इसको हम लोग मैथमेटिकली अभी देखेंगे। लैंग्वेज में आपने समझ गया क्या है। तो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं सेकंड लॉ का, देखते हैं कैसे। तो सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका मास m है। ये इनिशियली u वेलोसिटी से जा रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ये जो ऑब्जेक्ट है मास उसका m ही है, इसका वेलोसिटी क्या हो गया v, और ये जो टाइम लगा इसे इस वेलोसिटी को एक्वायर करने में, ओवर टाइम t, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहा है, यानी कि इस पर अप्लाइड फोर्स हुए हैं जो F है, जिसके कारण जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज यूनिफॉर्म, राइट, ठीक है। तो मान लो कि इसे एक सरफेस हम लोग बना देते हैं ताकि दिखने में अच्छा दिखे। ऐसे सरफेस है कुछ, इस पर ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि अब यहां कुछ डिटेल में लिख देते हैं। मास of object equal to m, initial velocity is equal to u. This is velocity, again I am repeating, uniformly accelerated है, straight line motion में जा रहा है, ठीक है। Final velocity v है। Time taken t है। Uniform acceleration a है। फोर्स यहां पर अप्लाइड हुआ है दैट इज एफ। बिना फोर्स के तो अनबैलेंस फोर्सेस में लगा एफ। फोर्स अप्लाइड एफ है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब फोर्स अनबैलेंस फोर्स लगता है, सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देयर इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हम लोग देखते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास, फाइनल वेलोसिटी v, mv माइनस mu, तो m इंटू v माइनस u। So force is proportional to rate of change of momentum। तो मास इंटू v माइनस u, ये चेंज है, और रेट हो गया
तो कितने टाइम में चेंज हुआ है? टी टाइम में। ओके, सो हम लोग कर सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट के एम वी माइनस यू अपॉन टी। और आपने पहले पढ़ा था एक चीज, एक्सीलरेशन क्या है? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, रेट हो गया ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू के इंटू ए, सॉरी के एम एंड दिस इज ए। तो हमारा फोर्स का जो रिलेशन आ गया वो आ गया मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू के। यहाँ पर एक दो चीज मैंने पीछे शायद नहीं बताया था, लेकिन दैट इज सो इजी, आप ऐसे शायद जानते होंगे। जैसे मैंने मोमेंटम की बात की थी, एम भी, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मास है केजी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। सो क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और भी कुछ छूट गया है तो बेसिकली क्या होता है, मास का केजी होता है, और बाकी आपको पता है, आप उस तरह से लिख सकते हो। दैट इज नो सो टेक्निकल स्टफ। सो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि फोर्स हमारा क्या आया था, के इंटू एम इंटू ए। तो के का वैल्यू क्या हुआ? तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग डिफाइन करने की कोशिश किया कि वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट that produce an acceleration of 1 meter per second square. Okay, 1 meter per second square acceleration in an object of 1 kg mass. So 1 unit of force equal to k 1 kg and acceleration 1 meter per second square. तो k की किस वैल्यू के लिए 1 यूनिट हमें रखना है? k का क्या ऐसा वैल्यू है जिसके लिए 1 ये LHS में हो जाए? सो k को 1 के लिए ऐसा होगा। तो इस जो हमारा 1 यूनिट जो फोर्स आया है, यानी कि जो आया हमारा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन, 1 न्यूटन। इसको n से भी हम लोग डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट की बात करूं फोर्स का, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि न्यूटन कोई भी हम लोग स्टडी करते हैं तो उसका लाइफ में कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, कुछ हमारे फिजिकल फिनोमेना से कनेक्टेड होता है। तो हम देखेंगे कि सेकंड लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ हमने देखा था, लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे था, बस में उसका कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम लोग उसको समझते हैं। तो सेकंड लॉ का भी कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ कनेक्शन है। अब देखो आप, सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, अभी आपने समझ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। यानी अब हमें समझ में आ गया कि मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू, हमें क्या समझ में आया, मास फोर्स इक्वल टू एम ए, या क्या समझ में आया, मास चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। ये दोनों सेम ही चीज है ना, ये तो आपने देखा था। अब देखो, आप जब क्रिकेट खेलते हो तो बॉल आ रहा है, बात सुनिए, सपोज करो बॉल का जो मास है एम, यहां पर सपोज करो कि 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, किसी ने बॉल से के आप कैच किया। अब जब कैच करते हो तो अब देखो धीरे धीरे आके क्या हो जाता है, इसका जो वेलोसिटी है 0 हो जाना है, रेस्ट में आ जाता है ना बॉल जब कैच करते हो आप। तो उसमें क्या करते हो, हाथ को बहुत तेजी सा पीछे खींचते हो। इसका रीजन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ कहीं कमाल है। इसमें क्या होता है कि आप पर फोर्स अप्लाई होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जस्ट कैच लिया, हाथ को तेजी से पीछे की ओर आप मूव नहीं करते हो तो बहुत जोर से चोट लगता है, बहुत जोर से चोट लगता है। कारण, अब देखो यहां पर फोर्स है, मास है बॉल का 20 मीटर से आया, फाइनल वेलोसिटी 0 अपॉन टी।
सो मास है इंटू 20 अपॉन टी। ध्यान से समझना, परेशान होने की बात नहीं है कि इसमें मैथ फिजिक्स कुछ नहीं लग रहा है। अब देखो मास वो तो फिक्स है, 20 मीटर जिसका है वो फिक्स है, एक टाइम का सारा खेल, ठीक है ना। तो जितना आप लंबे समय तक हाथ को खींचते हैं, जितना देर तक, यानी कि आप बिल्कुल बॉल आया और हाथ आपने नहीं मूव किया, यानी ऑलमोस्ट 0 सेकंड में ही टी इक्वल टू क्या हुआ, नियरली टू 0 सेकंड या 1 सेकंड, मान लो 1 सेकंड लगा इसमें, तो फोर्स का वैल्यू क्या हुआ m20, यानी कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होते जाएगा फोर्स उतना कम होगा। यानी जितना देर तक बॉल को आप हाथ को खींचते रहोगे, टाइम को जितना डिले करोगे, बॉल को जितना मूव करोगे कैच करने के बाद, यानी कि यहाँ ये देखो यहाँ पर बॉल था, यहाँ पर आपका हाथ रुक गया, चोट ज्यादा लगेगा, यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। अब यहां से मूव किया, यहां पर आपने रोका, अब ये जो है तो टाइम यहां पर बढ़ गया इतना से इतना में, यहां फोर्स लेस लगेगा क्योंकि टाइम आपका बढ़ गया है। देखो ना मैथ से दिख रहा है, टाइम जितना बढ़ेगा इसलिए आपका हाथ, और सपोज तो हाथ को मूव करते करते कुछ यहां तक लाओगे, इसमें और फोर्स लेस लगेगा, मोर लेस, ठीक है। अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन में है, इसको बोलते हैं इनर्शिया भी। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहना चाहेगा। तो देखो, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हमने भी देखा था, अभी निकाला भी था इसको। अब देखो, यदि अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि हमारा फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो है, फोर्स हमारा नहीं लग रहा है, जीरो है, तो क्या होगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। सो m इंटू वी माइनस यू इक्वल टू जीरो। अब देखो, ये जीरो किस केस में हो सकता है? पहला केस है कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। जब फोर्स नहीं लग रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी से ये चल रहा था उसी वेलोसिटी में, यानी कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, यानी कि स्टेट चेंज नहीं किया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि u इक्वल टू v इक्वल टू जीरो, यानी कि सारे रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में है, आफ्टर टी टाइम भी मैंने देखा तो रेस्ट ही में है। तो जब कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है इस पर चीजों को, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो करेक्ट है। जब हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं किए अनबैलेंस, यहां से प्रूफ हो रहा है ना कि जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में है तो अपना मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा।